साल 2007 मुंबई शहर के डोंबिवली इलाके में निनाइट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गवारे नाम का एक छोटा और सुखी परिवार रहता था। परिवार में पिता हिंदू राव गवारे जो कि बैंक में नौकरी करते थे, वही मां कल्पना गवारे जो एक स्कूल में टीचर थीं। इनके 2 बच्चे थे, जहां बड़ी बेटी शीतल थी जो उस समय लंदन में पढ़ाई कर रही थी और वहीं छोटी बेटी स्नेहल थी। स्नेहल 21 साल की थी और मुंबई के अंधेरी स्थित सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। वो अपने बैच की टॉप स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे घूमने फिरने, ट्रैकिंग और एडवेंचर का भी शौक था। जून 2007 में कॉलेज के कुछ दोस्तों ने ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। स्नेहल भी उनके साथ चली गई। कई दिनों तक दोस्तों के साथ सब कुछ शानदार था, लेकिन वापसी से ठीक पहले एक दुर्घटना हो गई। ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर का अंगूठा बुरी तरह चोटिल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कहा कि स्नेहल को कम से कम 1.5 महीने का पूरा आराम जरूरी है। स्नेहल घर लौट आई। वो लगभग 1 महीने से घर पर ही आराम कर रही थी। फिर 19 जुलाई 2007 को गुरुवार की सुबह सब कुछ सामान्य था। पिता रोज की तरह नौकरी पर निकल गए। लगभग 11 बजे के आसपास मां कल्पना भी स्कूल चली गई। घर में स्नेहल अकेली थी। दोपहर 3:28 पर कल्पना के मोबाइल पर स्नेहल के नंबर से एक SMS आया, लेकिन उस समय उन्होंने उसे तुरंत नहीं देखा। शाम को जब वो स्कूल से घर लौटी तो घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा था। उन्होंने स्नेहल को आवाज दी, लेकिन स्नेहल ने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर पड़ी थी। चश्मा और ब्रेसलेट कमरे में रखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस स्नेहल वहां नहीं थी। अब उनकी घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने मोबाइल निकाला स्नेहल को कॉल करने के लिए, लेकिन उस दौरान उन्होंने देखा कि 3:28 पर स्नेहल के नंबर से एक मैसेज आया था। जब मैसेज खोला तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वो एक ब्लैंक SMS था। क्या ये गलती से भेजा गया था? कल्पना इसे समझ नहीं पाई। कल्पना ने जब स्नेहल को कॉल किया, उसका फोन बंद था। कल्पना ने तुरंत अपने पति को फोन किया, लेकिन हिंदू राव को स्नेहल के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद कल्पना ने अपने रिश्तेदारों और स्नेहल के दोस्तों को भी कॉल किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड था, हिरेन राठौर, जो 2004 से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कल्पना ने उसे भी फोन किया, लेकिन हिरेन का फोन स्विच ऑफ था। जब कुछ देर बाद हिरेन ने अपना फोन ऑन किया और जब कल्पना ने उसे स्नेहल के बारे में पूछा तो हिरेन खुद हैरान था कि स्नेहल मुझे बताए बिना कहाँ गई। अब तक पड़ोसी और रिश्तेदार भी घर पहुंच चुके थे। सभी ने आसपास तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कल्पना काफी डर गई थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि अभी पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है। और फिर जाके शाम करीब 6:30 बजे डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में स्नेहल के माता पिता जाके स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी स्नेहल की माता पिता और पड़ोसी रिश्तेदार बैठते नहीं है, बल्कि देर रात तक स्नेहल को खोजने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, मगर इन लोगों के हाथ कामयाबी नहीं लगती है। स्नेहल के माता पिता पूरी तरह से टूट गए थे। उस रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई थी, बल्कि कोई सोया ही नहीं था। कल्पना उसी कमरे में थी जहां स्नेहल रहती थी। 20 जुलाई 2007 की सुबह उठते समय उनकी नजर बेड के पास गिरी पानी की बोतल पर पड़ी। वो बोतल अक्सर बेड के नीचे बने बॉक्स में रखी जाती थी। फिर कल्पना उस बोतल को उस बॉक्स में रखने के लिए गद्दा थोड़ा सा खिसकाती है और उसे खिसकाने के बाद अगले ही पल कल्पना की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सभी लोग डर गए और लोग भागकर कमरे में पहुंचे और जब कल्पना को देखा तो कल्पना उसी बॉक्स की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाने लगी। और जब सब मिलके उस गद्दा को हटाते हैं तो उन्हें बेड के नीचे बने स्टोरेज बॉक्स में एक इंसानी हाथ दिखाई दे रहा था। जब पूरा ढांचा हटाया गया तो जो दृश्य सामने था उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कुछ और नहीं बल्कि स्नेहल की लाश थी। स्नेहल के हाथ पैर पीछे करके कपड़े से बंधा हुआ था, जबकि मुंह पर टॉवल लपेटा हुआ था। वो पूरी रात उसी कमरे में उसी बेड के नीचे पड़ी रही जहां ऊपर लोग सोते रहे। ये सोचकर ही वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। तुरंत ही स्नेहल के पिता ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कहा कि ये मर्डर केस हो सकता है, इसीलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मौत दम घुटने से हुई थी। किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। पुलिस ने जब क्राइम सीन की जांच की तो देखा कि घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था, बस एक सोने की चेन और उसका नोकिया N72 मोबाइल फोन नहीं था। और घर में जबरन घुसने के कोई निशान भी नहीं थे। तो पुलिस ने कहा कि इसका मतलब हत्यारा या तो घर का था या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे स्नेहल अच्छी तरह जानती थी। पुलिस ने जब स्नेहल के माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि
उनका शक हिरेन राठौर पर है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। मां ने पुलिस को कहा कि पिछले एक हफ्ते से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, बातचीत भी कम हो गई थी। तो ऐसे में उन्हें लगा कि वो शायद घर आया होगा और उसी ने उनके बेटी की हत्या की। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और हिरेन को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेकर आए। और पुलिस ने सबसे पहले पूछा कि घटना के दिन उसका फोन क्यों स्विच ऑफ था। तो उसने कहा कि उसका मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसकी बैटरी खराब थी, इसीलिए वो फोन तभी ऑन करता है जब उसे किसी से बात करनी हो। फिर पुलिस ने पूछा कि 19 जुलाई को वो कहाँ था और क्या कर रहा था। फिर उसने दावा किया कि वो 19 जुलाई को पूरे दिन ऑफिस में था। जिसके बाद पुलिस इस बात की जांच करने के लिए सीधे उसके ऑफिस गई। पुलिस ने वहां उसके साथी कर्मचारियों को पूछा कि क्या हिरेन 19 जुलाई को ऑफिस आया था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि वो उस दिन काम पर आया था, लेकिन जब ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर मांगा गया तो वो गायब था। इसके बाद हिरेन के खिलाफ प्रूफ के लिए पुलिस ने काफी समय तक उस रजिस्टर की तलाश की, लेकिन वो रजिस्टर कभी नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद हिरेन के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं थे। न हिरेन के फिंगरप्रिंट्स स्नेहल के रूम में थे, ना कोई गवाह था और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने फिर भी सोचा कि हिरेन शातिर है और शायद उसने कोई सबूत नहीं छोड़े हैं, इसीलिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराया गया। लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ साबित नहीं हुआ और हिरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इसीलिए हिरेन को पुलिस ने छोड़ दिया और जाने को कहा। लेकिन पुलिस का शक खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने उस पर नजर बनाए रखी थी। पुलिस अब जांच को और आगे लेकर गए और अब शक के नजर में स्नेहल के माता पिता थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि पिता हिंदू राव को शक था कि उनकी पत्नी कल्पना का किसी रिश्तेदार जिसका नाम अनिल जावलेकर था, उससे संबंध था। फिर जाके पुलिस को लगा कि शायद कल्पना के इस अफेयर के बारे में स्नेहल को पता चल गया होगा, इसीलिए कल्पना ने अनिल के साथ मिलकर स्नेहल की हत्या की। पूछताछ में कल्पना ने रोते हुए इस बात को साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस का शक था, इसीलिए उन्होंने कल्पना का भी पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस किया। लेकिन उस टेस्ट में कल्पना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अनिल से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वो भी बच गया। इसके बाद पुलिस का शक स्नेहल के पिता हिंदू राव के ऊपर आया, क्योंकि जब हिंदू राव के बारे में जानकारी निकली तो पता चला कि उनकी बड़ी बेटी शीतल ने कुछ महीनों पहले अपने पिता पर मारपीट का केस दर्ज कराया था और उसने ये भी बताया था कि उनका रिश्ता उनके पिता के साथ अच्छा नहीं था। उसने बताया कि स्नेहल और उसके पिता हमेशा झगड़ा करते थे, घर में सभी के बीच हमेशा झगड़े हुए करते थे। पुलिस ने हिंदू राव की भी जांच की, वही सारे टेस्ट किए, लेकिन हिंदू राव के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन हिंदू राव ने ये बताया था कि उसके दुश्मन काफी है और उनमें से एक दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी था। तो राव ने बताया कि हो सकता है मेरी दुश्मनी उन्होंने मेरी बेटी से ली हो। जब अंडरवर्ल्ड का एंगल आया तो पुलिस भी हैरान थी। जिसके बाद दाऊद के गैंग के मेंबर्स को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। मामला फिर धीरे धीरे अंधेरे में जा रहा था। पुलिस को समझ नहीं रहा था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। पुलिस पूरी जोर से स्नेहल का फोन ट्रैक कर रही थी, लेकिन जिस दिन स्नेहल की हत्या हुई उस दिन से उसका फोन स्विच ऑफ ही था। हालांकि पुलिस IMEI नंबर के जरिए निगरानी रख रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन मोबाइल में एक्टिविटी दिखी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और ट्रेस करने पर पता चला कि कांदीवली के एक दुकानदार मनसुख शिवाजी पाटिल के पास ये फोन था। पुलिस ने तुरंत उस आदमी को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने बताया कि किसी अजनबी ने उसे सिर्फ 3,500 रुपए में मोबाइल बेचा था। क्योंकि मनसूख पाटिल उस आदमी का चेहरा पहचानता था, इसीलिए पुलिस ने उसकी मदद से एक स्केच बनाया और जब स्केच तैयार हुआ और जब उस स्केच को स्नेहल के परिवार को दिखाया जाता है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। पुलिस को मनसूख के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले, इसीलिए पुलिस उसे भी छोड़ देती है। इसके बाद जब पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट हाथ लगी तो उसमें कमरे से मिले फिंगरप्रिंट्स घर वालों से मैच हो रहे थे, लेकिन पुलिस को लगा कि ये सामान्य था क्योंकि कई लोग वहां आ जा रहे थे और रात में सभी वहां रुके थे। उस बेसिस पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्हें हिरेन के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे, लेकिन हिरेन के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हिरेन इसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे परमिशन मांगता है कि उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है। पुलिस के पास हिरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, तो पुलिस ने उसे लगभग क्लीन चिट दे दिया और हिरेन इसके बाद विदेश चला गया। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने लगा। फाइल बंद हो रही थी, लेकिन स्नेहल की बड़ी बहन शीतल ने पुलिस पर दबाव बनाया और फिर जाके 2010 में केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने पूरी रिपोर्ट्स, एविडेंसेस को देखा और पहला शक सीधे हिरेन के ऊपर गया। ताज्जुब की बात यह थी कि हिरेन तो विदेश गया था, वो उसी साल वापस भारत लौटा था क्योंकि उसी साल हिरेन के पिता का निधन हुआ था। क्राइम ब्रांच ने बिना कुछ देरी किए सीधे जाके
उसे प्राइम सस्पेक्ट माना और पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार क्राइम ब्रांच ने सीधे हिरेन के ऊपर नार्को टेस्ट करने का सोचा। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने कोर्ट से कहा कि इस बार उनके पास ठोस सबूत है। कोर्ट ने और हिरेन दोनों ने टेस्ट के लिए सहमति दी। हिरेन के ऊपर नार्को टेस्ट भी किया गया, लेकिन हिरेन इसमें भी बच गया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद हिरेन को जाने दिया गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिले। आज इस हत्या को 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी न कोई गवाह मिला, न कोई निर्णायक सबूत और न किसी को कोई सजा मिली। केस आज भी खुला हुआ है, लेकिन सच अब भी कहीं छिपा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी क्राइम केसेस आपके सामने लाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।